हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय राजेश पर। आज हम इस वीडियो में एशिया महाद्वीप का जो लास्ट टॉपिक है, एशिया के प्रमुख शहर और उनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है। इसमें दो टाइप का सवाल आता है। एक तो आता है कि मैच द फॉलोइंग। मैच का द फॉलोइंग का मतलब इतना सा है कि एक तरफ कोई सिटी का नाम देगा, शहर का नाम देगा, और इधर कोई ना कोई कंट्री देगा। फिर पूछेगा इसमें कौन सा सही मैच करता है, कौन सा सही मैच नहीं करता है। या दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कुछ इसमें से मान लीजिए दो तीन नाम देगा और ये पूछेगा कि ये किस देश में है, या ये पूछ सकता है कि नाम दे करके कि किस देश में है और कौन सा देश में नहीं है। तो कहने मतलब इतना सा है कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, जो चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो वेस्ट एशिया वाला पार्ट है, पश्चिम एशिया वाला पार्ट है, उस पश्चिम एशिया वाले पार्ट में क्या है कि वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ के क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर जो स्थान, जो भी प्लेसेस हैं उनको जो लिया है, वो उस देश के सामने मैंने लिख दिया है और वहाँ पे वो किस लिए फेमस है उनके बारे में हमने बात कर ली है। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा इराक दिख रहा होगा। आप अपने मैप को खोल लीजिएगा और मैप को खोल करके रखिएगा, उसमें देखिएगा कौन सा स्थान कहाँ पर है। सबसे पहले मैं इराक की बात करूंगा। इराक में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो न्यूज़ में रहे हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है, इसमें जो भी शहरों के बारे में बात की है वो एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ के बारे में के ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इराक में ऊपर कौन सा पड़ता है, मोसुल। ये एग्जाम में पूछा भी गया सवाल है कि मोसुल किस लिए फेमस है और कहाँ पर। तो यहाँ पे मोसुल, फिर है अरबिल और इसके बाद है किरकुक। तो तीन मैंने बताया, मोसुल, अरबिल और किरकुक। फिर है टिक्रिट। कौन सा है, टिकरिट। तो मोसुल, अरबिल, किरकुक और टिकरिक। इसके बाद देखेंगे तो बगदाद। यहाँ पर क्या है, बगदाद। फिर अल रमादी। अल रमादी के बाद में करबला। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि करबला कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बसरा। बसरा इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मैंने इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि मोसुल किसके लिए फेमस है, तेल क्षेत्र के लिए फेमस है। अरबिल है, उसके बाद किरकुक किसके लिए फेमस है, ये भी तेल क्षेत्र के लिए फेमस है। फिर है टिकरिक, फिर है अल रमादी और उसके बाद बगदाद। और बगदाद हमको पता है कि ये इसकी राजधानी है और दजला नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा कि इराक की राजधानी क्या है, बगदाद, और किस नदी के किनारे है, दजला नदी के किनारे स्थित है। फिर है करबला। करबला किस लिए फेमस है, ये धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। और बसरा क्या है, बसरा एक पोर्ट है। तो हमने आपको यहाँ पर इराक के शहरों के बारे में बताया कि वो शहर किस लिए फेमस है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मोसुल, अरबिल, किरकुक, टिकरिक, टिकरित, अल रमादी, बगदाद, करबला और बसरा। ये वो क्षेत्र हैं जो न्यूज़ में रहते हैं और एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमने इसके अभी हमने इराक देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे ईरान। देखिए ईरान में भी हमने कुछ मार्क किया हुआ है, कुछ शहर यहाँ पर। देखिए सबसे पहले क्या है, तेहरान है यहाँ पर। फिर आप देखेंगे सिराज है। फिर वो शहर है यहाँ पर है। फिर बंदर अब्बास है। ठीक है, तो ये वो शहर हैं जो ईरान के हैं और ये फेमस शहर हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। तो ईरान में जो तेहरान है ये क्या है, वो उसकी राजधानी है। ईरान में तेहरान जो है वो क्या है, ये इसकी राजधानी है। फिर सिराज। सिराज में अगर आप देखेंगे तो सिराज किस लिए फेमस है, तो सिराज फेमस है, इसको बोलते हैं सिटी ऑफ पोएट्स, लिटरेचर एंड फ्लावर्स। पोएट, पोएट्स, लिटरेचर एंड फ्लावर्स, ध्यान रखिएगा, सिराज को बोलते हैं। फिर एक और शहर है, इसका नाम है जहेदान। कहाँ पर है, ईरान में है। बुशहर, बंदर अब्बास, बंदर लेंगह और चाबहार, ये क्या हैं, चारों बंदरगाह हैं और कहाँ पर हैं, ईरान में है। ठीक है, तो हमने दो देशों में शहरों की बात कर ली है, मतलब महत्वपूर्ण स्थलों की बात कर ली है। एक इराक में, दूसरा कहाँ पे है, ईरान में। तीसरी अगर बात करते हैं यहाँ पर जापान। देखिए जापान के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक सवाल तो यही बनता है कि जापान में जो यहाँ पर द्वीप हैं उनका क्रम लगाना है उत्तर से दक्षिण, ये भी कई बार पूछा गया है। और यहाँ पर जो शहर है वो किस लिए फेमस है, ये भी पूछा गया है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे कौन सा यहाँ पर आपको मिलेगा द्वीप, तो होकाइडो है। फिर कौन सा है, होन्सू है। फिर कौन सा है, सिकोकू है। उसके बाद क्या है, क्यूसू। चार इसमें प्रमुख द्वीप हैं। पहला कौन सा है, पहला होकाइडो है यहाँ पर। फिर कौन सा है, होन्सू है। उसके बाद में कौन सा है, शिकोकू और क्यूशू। यही क्रम है उत्तर से दक्षिण का, यानी कि सबसे पहले होकाइडो, होन्सू, शिकोकू और उसके बाद में क्या आता है, क्यूशू। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि ज़्यादातर जो शहर हैं, इंपॉर्टेंट शहर हैं, वो कहाँ पर हैं, होन्सू द्वीप पर हैं। जैसे इसमें इसमें आप समझिएगा, जैसे एक नाम आता है सेंडाई। सेंडाई फ्रेमवर्क आप सबने पढ़ा होगा। जो सेंडाई फ्रेमवर्क आप सबने पढ़ा होगा, जो किसके लिए, किस चीज़ के लिए फेमस है, वो आपदा
जोखिम न्यूनीकरण से, मतलब कि आपदा जोखिम को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, वो यहाँ पर इस फ्रेमवर्क में बात की गई थी। टोक्यो इसकी राजधानी है, तो कहाँ पर है, होन्शु में है। याकोहामा क्या है, याकोहामा किस लिए फेमस है, याकोहामा बंदरगाह और पोत निर्माण दोनों का काम है, मतलब यहाँ पर बंदरगाह भी है, पोर्ट भी, यानी पोत निर्माण भी होता है। फिर है नगोया, नगोया को जापान का क्या कहते हैं, डेट्रॉइट कहते हैं। कोबे, कोबे में दो चीज़ें हैं, एक तो है यहाँ पर पोत निर्माण, पोत बनते हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है, तेल शोधनशाला, मतलब कि यहाँ रिफाइनरीज भी लगाई गई हैं। उसके बाद बात आती है क्योटो, तो क्योटो बहुत फेमस है, आपने पढ़ा होगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए फेमस है, तो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के उपाय क्योटो प्रोटोकॉल में बात की गई थी, जो कि 1997 में हुआ था। फिर ओसाका, ओसाका को क्या बोलते हैं, जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं, किसको, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं। और दो बहुत फेमस स्थान जो कि आप सबको मालूम होगा, एक है हिरोशिमा, एक नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था, वहाँ पर आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म होने वाला था, वहाँ पर बम गिराए गए थे। ठीक है, तो ये जापान के शहर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें से आपसे पूछ सकता है कि राजधानी किस द्वीप पर है, तो ये किस पर है, तो होन्शु द्वीप पर है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो हमने तीन शहरों की बात कर ली, तीन देशों में शहरों की बात कर ली। पहला कौन सा था, इराक था, उसके बाद ईरान था, तीसरा कौन सा है, जापान। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चाइना की। देखिए चाइना के बारे में देखेंगे तो चाइना में बहुत सारे स्थान हैं जो कि हर बहुत सी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे सांसी और सेंसी। सांसी सेंसी किस लिए फेमस है, कोयला, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा। कोयले के लिए फेमस क्या है, सांसी और सेंसी किस लिए फेमस है, कोयला के लिए। कहाँ पर है, चीन में। दूसरा चीज़ है यहाँ पर डकांग, डकांग किसके लिए फेमस है, तेल उत्पादन के लिए और भंडारण के लिए। डकांग किस चीज़ के लिए फेमस है, तेल उत्पादन और भंडारण के लिए फेमस है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एंटीमनी की खान भी पाई जाती है, वो कहाँ पर पाई जाती है, सिकवांग सान। कहाँ पर पाई जाती है, सिकवांग सान में। आनसान में स्टील मिलती है, मतलब कि इस्पात मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टील कैपिटल इसको बोलते हैं। शेनयांग को चीन का पिट्सबर्ग बोलते हैं। चीन का पिट्सबर्ग किसको बोलते हैं, तो शेनयांग को बोलते हैं चीन का पिट्सबर्ग। बीजिंग तो इसकी राजधानी है, आप सबको पता होगा राजधानी है। और यहाँ पर क्या होता है, वस्त्र उद्योग का निर्माण होता है और पोत निर्माण भी यहाँ पर होता है। इसका साथ हम अगर बात करें, संघाई, संघाई यांगटी शिकियांग के मुहाने पर है। यांगटी शिकियांग जो नदी है उसके मुहाने पर है। और यहीं पर इसके पास में ही यहाँ पर क्या है, कैंटन बंदरगाह। ये प्रश्न पूछा गया है कि कैंटन बंदरगाह कहाँ है, तो चीन में ये है यहाँ पर। और ये जो यांगटी शिकियांग नदी है इसके मुहाने पर है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसमें, हाँ तो इतनी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें है इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की खास बात क्या है, इंडोनेशिया की खास बात यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। मतलब कि इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, कई हजार द्वीप है इसमें। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। और यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है, यहाँ की राष्ट्रभाषा भाषा है। खास बात क्या है, यहाँ पर एक लाइन है, इसको बोलते हैं वेलस लाइन। वेलस लाइन क्या है, जो प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों को विभाजित करती है, उसको क्या बोलते हैं, वेलस लाइन। आप तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेलस लाइन कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में है। और किसको अलग करती है, तो प्राकृतिक वनस्पति और यहाँ के पशु पक्षियों को अलग अलग करती है, विभाजित करती है। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, यहाँ पर सिनकोना का उत्पादन होता है, सिनकोना का उत्पादन होता है। सिनकोना किस चीज़ के लिए, सिनकोना का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका प्रयोग किस लिए करते हैं। अब इसके बाद में छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए, जैसे हो चिन मिन, ये कहाँ पर है, तो ये वियतनाम में है। और किस लिए फेमस है, वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, और ये मिकांग नदी के तट पर है। हो चिन मिन कहाँ पर है, ये वियतनाम में है। और किस लिए फेमस है, वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और किसके तट पर है, तो मेकांग नदी के तट पर है। इसके बाद बात करते हैं मनीला की। मनीला कहाँ पर है, फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस में यानी कि। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये किस द्वीप पर है, तो लुजोन द्वीप पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके बाद सीरिया के दो प्रमुख बंदरगाह, जिसमें एक आता है लटाकिया बनियास, ये दो बंदरगाह किसके हैं, ये सीरिया के हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज में है कि अकाबा, अकाबा कहाँ है, हमने आपको वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया था, आप एक बार देख लीजिएगा वीडियोस में। अकाबा जॉर्डन में है, और ये जॉर्डन का एकमात्र बंदरगाह है, जॉर्डन का एकमात्र बंदरगाह है। सऊदी अरब की बात करेंगे, सऊदी अरब में यहाँ पर रसतनूरा, गहराना, कातिफ और अबाकिक, ये शहर सऊदी अरब के हैं। और ये किस साइड में है, तो फारस की खाड़ी के तट पर हैं, पर्शियन गल्फ के तट पर हैं, जो कि प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। देखिए तेल उत्पादक क्षेत्र तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद अगर बात करते हैं, तो ये है लेबनान। आप ये पूरा मैप समझ लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये इसराइल देखने को मिल रहा है आपको। इसराइल के पूर्व में यहाँ पर जॉर्डन मिल जा रहा है, यहाँ पर वेस्ट बैंक है, यहाँ पर लेबनान है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेबनान की बात कर रहे हैं। लेबनान कहाँ पर है, तो
लेबनान देखिए यहाँ पर है। लेबनान में 3 महत्वपूर्ण शहर, एक कौन सा है? ट्रिपोली, ये क्या है? लेबनान का पोर्ट है, और यहाँ पर क्या है? रिफाइनरीज भी पाई जाती है। कहाँ पर? ट्रिपोली लीबिया में भी है और ट्रिपोली यहाँ पर भी है। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिपोली है ये कहाँ पर है? लेबनान में है, और यहाँ ये पोर्ट है, यहाँ पर क्या है? तेल शोधनशाला यानी रिफाइनरीज पाई जाती है। उसके बाद में आती है बेरूत। बेरूत लेबनान क्या है? इसको बोलते हैं लेबनान का पेरिस। लेबनान का इसको पेरिस बोलते हैं, और ये इसकी राजधानी भी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र आता है जिसको बोलते हैं शिडॉन बोलते हैं, या सियाडा बोलते हैं। शिडॉन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सियाडा। ये क्या है? यहाँ पर तेल शोधन केंद्र है, मतलब कि रिफाइनरीज लगाई गई हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसराइल की बात करते हैं, इसराइल में आप देखेंगे इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट शहर जो कि भूमध्य सागर के तट पर है और बंदरगाह है, मतलब कि पोर्ट है, उसका नाम क्या है? हैफा। याद रखिएगा, हैफा इसराइल में है, भूमध्य सागर के तट पर है और बंदरगाह है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी रिफाइनरीज लगी हुई हैं। अब बात करते हैं जेरूशलम की। जेरूशलम यहूदी मुस्लिम ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन सा है? जेरूशलम। तो ये कुछ प्रमुख शहर थे जिनके बारे में हमने चर्चा की, और ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बार बार रिवाइज करना पड़ता है। एक बार आप मैप में मार्क कर लेंगे, आप लिख लेंगे, जिसकी वजह से आपको याद हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसमें विविध मतलब मिसलेनियस चीजें बची हैं, जैसे एशिया, एशिया से पास होने वाली रेखाएं। अच्छा, इसके बारे में डिटेल हमने जो वो क्लास पढ़ाऊंगा अभी, छंद देशांतर वाली, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल हमने बात की है। अभी मैंने नोट्स बना लिए हैं, उसको अभी लेक्चर रिकॉर्ड करना बाकी है, जल्दी से आपको क्लास मिल जाएगी। बस इतनी सी बात समझ लीजिए, यहाँ पर एशिया से कौन कौन सी रेखाएं पास होती हैं। कौन कौन सी रेखाओं का मतलब यहाँ पर है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, इनमें से कौन सी पास होती है? तो एशिया से पास हुए 3 रेखाएं हैं। एक का नाम क्या है? आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। फिर अगर ये एशिया से पास होती है तो वो किसी न किसी देश से पास होती होगी, तो आर्कटिक रेखा किससे पास होती है? रूस से पास होती है। आर्कटिक रेखा किससे पास होती है? रूस से पास होती है। कर्क रेखा की बात करेंगे, किससे पास होती है? सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा कहाँ से पास होती है? सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, यहाँ से कर्क रेखा पास होती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। विषुवत रेखा कहाँ से पास होती है? तो ये मालदीव और कहाँ से पास होती है? इंडोनेशिया से पास होती है। दूसरी बात करते हैं स्थलबद्ध देश, लैंडलॉक कंट्री। अब सवाल होता है भाई स्थलबद्ध देश कौन होता है? नाम में लिखा स्थलबद्ध, लैंडलॉक मतलब ऐसा कोई देश जिसकी सीमा किसी सागर या महासागर से नहीं लगती है, उसको क्या बोलते हैं? स्थलबद्ध देश। कौन कौन से हैं? मंगोलिया, लाओस, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये वो देश हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं। हमने आपको वहाँ पर पढ़ाया था, जब याद होगा साउथ ईस्ट एशिया पढ़ाया था, मैंने बताया था साउथ ईस्ट एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो स्थलबद्ध है, उसका नाम क्या है? लाओस। ठीक है। और जितने भी स्थलबद्ध देश हैं उसमें कजाकिस्तान, पूरे एशिया में नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में कजाकिस्तान ऐसा एक देश है जो कि सबसे बड़ा भू आबद्ध मतलब कि लैंडलॉक या कह सकते हैं स्थलबद्ध देश है। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि 38 डिग्री नॉर्थ, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग कौन अक्षांश करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली, या ये कह सकते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सा अक्षांश है, उसका नाम क्या है? 38 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ लैटिट्यूड मतलब कि उत्तरी अक्षांश। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर दो बात समझिएगा, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन त्रिभुज, मतलब कि गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रेंगल की बात करते हैं। तो पहला सवाल है फेमस किस लिए है? तो अफीम उत्पादन के लिए, ओपियम प्रोडक्शन के लिए फेमस है, अफीम उत्पादन के लिए फेमस है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अफीम उत्पादन के लिए फेमस है। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि गोल्डन ट्रेंगल में कौन सा देश आता है, कौन सा नहीं आता है, ऐसे। तो देखिएगा क्रिसेंट में 3 देश आते हैं। अफगानिस्तान आता है। कौन कौन देश आता है? अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, ईरान आता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान क्रिसेंट में आता है। और ट्रायंगल में कौन आता है? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। कौन आता है? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आता है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार फटाफट मैप पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ईरान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये किस में आते हैं? तो गोल्डन क्रिसेंट में आते हैं। और फिर यहाँ पर क्या है? म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार के साथ में कौन सा है? थाईलैंड और लाओस। ये तीनों ट्रेंगल बनाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? गोल्डन ट्रेंगल। तो गोल्डन ट्रेंगल में कौन आता है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस ट्रेंगल में आता है। और क्रिसेंट में कौन आता है? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और फेमस किस लिए है?
फेमस है, अफीम उत्पादन के लिए फेमस है, ओपियम प्रोडक्शन के लिए फेमस है। अब पाकिस्तान में बात करते हैं। पाकिस्तान में एक घाटी है, इसका नाम है स्वात घाटी। और स्वात घाटी किसके लिए फेमस है? प्राकृतिक गैस यहाँ पर मिलती है और कोयला, क्वेटा में कोयला मिलता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि वायलेस लाइन कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है, और क्या करती है? प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों को क्या करती है? विभाजित करती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कि एशिया के कुछ देश हैं जिनके अपने पुराने नाम है और नए नाम। जैसे एग्जाम्पल में ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्शिया। और इराक का नाम पुराना क्या है? मेसोपोटामिया। तो इसलिए आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामियन सभ्यता वर्तमान में किस देश से बिलोंग करती है? तो इराक से। वैसे ही म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? श्याम। कंबोडिया को कंपूचिया बोलते हैं, और जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन। ये देशों के पुराने नाम हैं। तो इसमें इतना ही है, और मैंने पूरा एशिया कंप्लीट कर दिया है, शुरू से लेकर के आखिरी तक। जितनी चीज़ें मैक्सिमम कवर होने वाली थी हमने कवर कर दिया है। लगभग 12 वीडियो होंगे इसमें, छोटे छोटे हैं, आधे घंटे 40 मिनट के आसपास में वीडियो देख लीजिएगा। और इसके बाद में हम यूरोप कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे, यूरोप महाद्वीप शुरू करेंगे, और यूरोप के साथ साथ में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन बाद आपको एक वन शॉट वीडियो मिल जाएगा एशिया का पूरा, मतलब कि शुरू से लेकर के आखिरी तक एशिया, उसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे का वीडियो होगा, जिसमें वो पूरा एशिया हम पढ़ा देंगे। तो जिसको भी अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ना है कि पर्वत अलग से पढ़ने, पहाड़ अलग से पढ़ने, नदी अलग से पढ़नी, वो इसमें पढ़ सकता है। जिसको एक साथ पढ़ना है वो उस वीडियो में पढ़ लेगा। लेकिन इसके बाद में हम टॉपिक वाइज यूरोप शुरू करेंगे, और फिर उसी बीच में हम एशिया का वन शॉट वीडियो डाल देंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।